तो पूछना ही क्यों है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। अरे पहनने से पहले आपने नहीं देखी आपकी ड्रेस कैसी है कैसी नहीं है, जाने से पहले आपने ट्राई नहीं की कैसी है कैसी नहीं है, अच्छी लगी तभी आप लाए, आप पहन के आप अपने हिसाब से पिच परफेक्ट तैयार हो गए। लेकिन नहीं, दूसरे का अप्रूवल आपको जरूर चाहिए। लेकिन क्या हो गया, उसके यूं यूं करने से आपका कॉन्फिडेंस हो गया लो, और जहां आप जा रहे हो ना, जितना बढ़िया आप इंजॉय कर लेते वो कर नहीं पाओगे। आपने बोला आपके हस्बैंड नेगेटिव है, आप तो पॉजिटिव हो ना, प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों उनके निगेटिविटी का असर आप पर पड़ रहा है, क्यों आपकी पॉजिटिविटी का असर उन पर नहीं पड़ रहा। दूसरा कोई नहीं कर रहा, उसकी कमी ठीक है, लेकिन हम उस कमी को रोते 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 अपनी लाइफ भी नहीं जी रहे। ये कमी हमारी है, ये उसकी नहीं है। वरना बच्चों को क्या लगेगा कि भाई पापा तो ले ही नहीं गए तो मम्मी कौन सा ले गई। जो आदमी आपके माँ बाप की इज्जत ही नहीं कर रहा और जब जा रहा है उनके लिए सिरदर्दी क्रिएट कर रहा है, तो क्यों क्या जरूरत पड़ी है उन्हें भिड़ाने की। मैं तो जो भी आपकी स्किल है, जो भी, उसको आप डेवलप करो, और इस हद तक डेवलप करो कि उससे आप अर्न कर सको, ताकि आपके हस्बैंड अगर जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे तो कम से कम आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सको। जिम्मेदारियां नहीं उठाने वाले हस्बैंड का रोना छोड़ के खुद जिम्मेदारियां उठा लो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है संडे का दिन और संडे स्पेशल लॉन्ड्री कुछ मशीन में चल रही है और कुछ हाथ से धो के मैंने ये कपड़े सुखा दिए हैं, और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी सफाई में। अच्छा, मेरा कल जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, और बच्चों के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल जो है स्टैंड बाय मोड पर घर चल रहा था। और आज भी ऊपर की सफाई का मेरा इरादा नहीं है, नीचे नीचे की सफाई करूँगी। तो जो बच्चों की यूनिफॉर्म की वजह से ये था कि अब जल्दी जल्दी धो रही थी, तो 3-4 दिन की लॉन्ड्री है, वो सबसे पहले मैंने कपड़े ही धोए कि पहली प्रायोरिटी यही है। इन केस अगर नीचे भी झाड़ू ना लग पाई तो देखी जाएगी, लेकिन कपड़े धुल जाएं। तो नाश्ता भी आज मेरे हस्बैंड ने बनाया था, चीले बनाए थे सुबह, और मैंने अपना सुबह नाश्ता वाश्ता कर लिया। उसके बाद मैंने फिर कपड़े धोए। कपड़े धो के मुझे ठीक सा लग रहा था, तो मैंने जो है झाड़ू पोछा नीचे का कर दिया अच्छे से, और बच्चों को बैठा दिया चैप्टर याद करने। अब ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक एक बार याद करके लिख के दिखा चुके हैं, तो अब ये है कि रिवीजन होगा इनके थ्रू पूरा, और इसके बाद फिर मैं एक बार सुन लूँगी, स्पेलिंग वगैरह देख लूँगी। इतने मेरी सफाई हुई, इतने लोड कंप्लीट हो गया, तो मैंने सुखा दिए कपड़े। और नीचे रेसिपी बन रही है आज पनीर की, बिल्कुल हलवाई वाली, वीडियो में देख के मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। और मैं बताऊं, पूरा इनको 1 से 1.5 घंटा लग गया था इसे बनाने में। तो अगर हम लोग रोज़ ये सोचने लगें ऐसी रेसिपी बनाने की, तो भगवान ही मालिक है फिर हमारी गृहस्थी कैसे होगी आगे। खैर, आज ये अपनी पाक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं मेरा ख्याल रखते हुए, और जो काम ये है कि मुझे ही करना है वो मैं कर रही हूँ। तो बच्चों को बैठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए। अब मैं सफाई करके एक बार किचन में राउंड लगा के नहा के आ गई हूँ। स्किन केयर चल रहा है, सीरम लगा लिया मैंने, अभी मेरा वही चल रहा है सर्दी वाला। गर्मी के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि बस इसमें थोड़ा सा ही ग्लिसरीन ही कम कर लूँ, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल रहा, स्किन ड्राई हो जाती है। और जी उसके बाद मैंने कर लिया जो स्कूल जाने वाला मेकअप होता है वो, तो आईब्रो फिल कर ली मैंने, लाइनर लगा लिया, क्योंकि मेरा जो मूड बूस्टर है वो 2 ही चीज़ें हैं, या तो मैं मेकअप कर लूँ, तैयार हो जाऊँ अच्छे से। तो अब मैं बहुत अच्छे कपड़े सूट वूट पहनने का मेरा पूरा मन नहीं था, तो मैंने ये लूज सी जो है वो गाउन स्टाइल में कुर्ती है ये पहन ली। मैक्सी वाला ही फील आता है इसमें, क्योंकि मेरा मन था कि मतलब जब मौका लगेगा मैं रेस्ट भी कर लूँ और प्रेजेंटेबल सा भी लगे। तो मैंने ईयरिंग्स वगैरह डाल लिए, और देखो तैयार होते ही मेरे मुंह पे स्माइल वापस आ गई मेरी। और अभी बाल बिल्कुल गीले हैं, तो इनको मैं हाथ से ही सुखाऊंगी, और इतने मेरा ये काम निपटा। अब सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट बन गई है, तो फिर मैंने अपनी नेल पेंट वगैरह लगाई, क्योंकि मेरी नेल पेंट ख़राब हो रही थी, और उसके बाद फिर मैंने सेक दी रोटी। तो अभी ये पढ़ ही रही हैं, 3 चैप्टर
चैप्टर हैं इनके कल सोशल साइंस में, अभी इनको लगेगा टाइम, तो इतने खाना सीखेगा, खाना वगैरह खाएंगे और जो सुनने का प्रोसीजर है वो उसके बाद चलेगा। तो 12:45 बज रहे थे, सब्जी रेडी है, तो मैंने आटा गूँथ के मैंने सेकनी शुरू कर दी रोटियां। तो अब हम लंच में ये रोटी, पनीर की सब्जी, थोड़ी सी प्याज काटी है वो, ये हमारा लंच होगा। और सब्जी बहुत यम्मी बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, मज़ा आ गया खा के, जो बिल्कुल शादियों में मिलती है ना हलवाई वाली, वो वैसी बनी थी। तो जी यहाँ पर खाने का प्रोसीजर एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करके बच्चों को पढ़ाने से पहले मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगी। हाँ जी, तो निपट गया है खाना पीना, संडे की सफाई और संडे स्पेशल लॉन्ड्री, और अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो बच्चों ने भी चैप्टर याद कर लिए हैं, उनसे मुझे सुनना है, तो उनके साथ मैं बैठूंगी अब से लेके शाम तक। उससे पहले आपसे करनी थी 2 बातें, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ आपसे बात करने। ऐसा है कि पिछली बार का जो व्लॉग गया उसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो जिनके जैसा आप बनना नहीं चाहते। तो उस पर कुछ कमेंट्स आए कि अगर हस्बैंड ही ऐसे हों निगेटिव तो क्या करें। दूसरा एक आया कि अगर आपके घर के मेंबर ही, आपके परिवार में ही साथ में रहने वाले लोग हैं उस तरीके के बुरे, तो क्या करें। तो देखो, पहले बात करते हैं परिवार वालों की। दोनों ही जगह हर परिवार में थोड़ी बहुत खटपट चल रही होती है, हर परिवार में थोड़े बहुत पर्सनैलिटी में क्लैशेस चल रहे होते हैं। इतनी पिच परफेक्ट और हारमनी में कोई फैमिली नहीं होती जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। पहली चीज तो ये, फैमिली मेंबर पीहर में भी हो सकते हैं, ससुराल में भी हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये, वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, आप वहां का भी ले लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम स्पेंड नहीं करना, इसका सिर्फ मतलब यह है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप अपने खाली टाइम में उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने अपना काम पूरा कर दिया, दैट्स इट। उन्होंने कुछ पूछा, आपने लिमिटेड शब्दों में जवाब दे दिया, बस। उनको यहाँ नहीं घुसने देना है। टाइम स्पेंड नहीं करने का मतलब सिर्फ इतना है। अब आपका मान लीजिए बॉस है या आपके सहकर्मी हैं, आपको 8 घंटे उनके साथ काम करना ही करना है, तो मैं यहाँ ये कहूंगी जी टाइम स्पेंड करना मतलब जॉब छोड़ दो, नहीं। आप आज जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, बॉस अपना काम कर रहे हैं, यू जस्ट स्टे फोकस ऑन योर वर्क एंड लीव देम। उनसे जब आप कोई फालतू बात करेंगे नहीं, उनकी कोई फालतू बात सुनेंगे नहीं, हो गया आपका अलग एक हिसाब किताब। तो ये कहने की बात है। और आपकी किसी को लगता है कि मतलब आपको लगता है किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने काम के बाद या काम के बीच में भी उससे 2 बात फालतू करोगे, 2 बात फालतू पूछोगे, तभी तो उससे सीख पाओगे। बस इतनी सी बात है। चलो, ये तो हुआ फैमिली मेंबर्स का कि अदर्स, हस्बैंड के अलावा और लोग। अब हस्बैंड की बात करते हैं। देखो, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड ना करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, कोई कैसे ही करेगा, है ना। अगर किसी के हस्बैंड ही नेगेटिव हो तो क्या करें, तो बात करते हैं इस बारे में। सबसे बड़ी बात आती है, आप 2 लोग हो, हस्बैंड वाइफ, दोनों साथ रह रहे हो, आपने बोला आपके हस्बैंड नेगेटिव है, आप तो पॉजिटिव हो ना, प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों उनकी नेगेटिविटी का असर आप पर पड़ रहा है, क्यों आपकी पॉजिटिविटी का असर उन पर नहीं पड़ रहा। कोई भी रिलेशन हो, उसमें 2 लोगों में से दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, उनमें से जिसकी पर्सनैलिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है उसका असर सामने वाले पर पड़ जाता है ज्यादा। लेकिन नो डाउट जो कमजोर पर्सनैलिटी का आदमी भी होता है, 19-20 कुछ ना कुछ असर उसका भी पड़ता है। तो यहाँ पर जब पति पत्नी हैं, उनमें से जिसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है और एक दूसरा जो है वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, वो वाइफ भी हो सकती हैं। तो ऐसी रिलेशन में जो स्ट्रांग वाला है वो कहीं ना कहीं रिलेशन को ओवरकम कर लेता है, और जो दूसरा बंदा है वो उसके छाया में हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई जब एक स्ट्रांग है और एक कमजोर है पर्सनैलिटी वाइज। क्लैशेस कहाँ होते हैं, जब दोनों स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका 100% चीजों पे एक मत हो जाए। जब वो अगेंस्ट होंगे, एक दूसरे के अलग अलग बात कर रहे होंगे, तब वहां पर लड़ाइयां होनी शुरू होती हैं, क्लैशेस होते हैं। लेकिन अगर स्ट्रांग होने के साथ दोनों लोग समझदार भी हैं, तो ध्यान से बैठ के सोचा जाता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सही है, और फिर उसकी बात को मान लिया जाता है। कभी वो हस्बैंड हो सकता है, कभी वो वाइफ हो सकती है। एक चीज ये हो गई। अब तीसरी सिचुएशन ये आती है कि दोनों की पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, लेकिन दोनों ही अपने से बड़ा किसी को मान ही नहीं रहे। वहां पर आपका तालमेल बैठाना हो जाता है मुश्किल, और रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है।
तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही सबसे सही हूं, मेरे से सही कोई हो ही नहीं सकता। स्ट्रांग पर्सनैलिटी होने का मतलब है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव, मैं अपना नजरिया स्ट्रांगली सामने वाले के सामने रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, उसे समझा सकता हूँ कि व्हाट आई फील। ठीक है, लेकिन उतनी ही स्ट्रांगली मैं दूसरे की बात सुनूंगा भी, और उसके साथ ये भी देखूंगा कि हो सकता है मेरे वाले जो दृष्टिकोण मेरा था, हो सकता है उससे बेटर वर्जन वहां से कुछ निकल के आ रहा हो उस काम का। तो ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी का एक अच्छा वो है कि आप स्ट्रांग हो, इसका मतलब बस इतना होना चाहिए कि आप अपनी बात मजबूती से सामने वाले के सामने रख सको। ये ना हो कि आपका मन तो कर रहा है नहीं कहने का और सामने वाले ने कहा हाँ तो तुम हाँ बोल रहे हो, है ना। तो ये होती है बस स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ये नहीं होती स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हर दूसरे आदमी से आप लड़ते फिरो। अब ये हर एक जोड़े में हो गया कि जी हो सकता है 19-20 ऊपर नीचे हो पर्सनैलिटी, हो सकता है बिल्कुल एक से हो सकता है बिल्कुल अलग हो सकता है दोनों लड़ाकू हो, मतलब ये अलग अलग है सिचुएशन। खैर, अब इन चारों में कोई भी सिचुएशन आई, उसके बाद क्या होता है कि झुकेगा कौन, चेंज कौन होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि वी आर नॉट हियर टू चेंज एनीवन, और कोई हमें भी चेंज क्यों करे, सीधी बात तो ये है। लेकिन रिश्ते को चलाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश बेशक होनी चाहिए, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। और ये उम्मीद हमें सामने वाले से बाद में करनी है कि भाई तुम क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे। शुरुआत हमें अपने से करनी चाहिए। मुझे हमेशा यही लगता है कि शुरुआत पहले थोड़ा बहुत खुद एडजस्ट करने की करो, और अगर आपकी लिमिट्स छू गई कि भाई इससे ज्यादा एडजस्टमेंट मैं नहीं कर सकती, उसके बाद जस्ट दैट्स इट कि भाई ये मेरी लिमिट है, अब इसके आगे थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ये है। लेकिन हम सोचें कि ये बिल्कुल मेरे हिसाब से नेगेटिव है और मैं इसे बिल्कुल चेंज करके पॉजिटिव कर दूंगी, अपसाइड डाउन कर दूंगी अपने प्यार से या अपने व्यवहार से, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो फिल्मों में ही होता है, इतना नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आपका अगर नजरिया ठीक है, आप अपनी ड्यूटीज में परफेक्ट काम कर रही हैं, आप अपनी तरफ से अच्छा कर रही हैं, अपना बेस्ट दे रही हैं, कहने का मतलब ये, सामने वाला अच्छा कहे वो नहीं कह रही हूं मैं, आप अपना बेस्ट अगर दे रही हैं लगातार और आपकी बात जायज है, तो ये है कि धीरे धीरे 19-20 एडजस्टमेंट वो कर लेंगे, इसकी उम्मीद बनी रहती है। अब चलते हैं आगे कि फॉर एग्जाम्पल क्या, कई बार आती है ना बात की दीदी आपने बता दिया कि एग्जाम्पल दे के बताओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर देखें नेगेटिव हस्बैंड मतलब क्या, जो मुझे बेसिकली कमियां सुनने में आती हैं हस्बैंड की कि ये कमी है। मान लीजिए हमने कोई खाना बनाया, हमारे खाना मतलब कोई डिश ट्राई की कुछ भी है और हमें लग रहा है वो अच्छी बनी है, लेकिन उन्होंने सिरे से नकार दिया कि बेकार है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या ही करोगे, क्या करोगे, सिंपल, क्या क्यों करना है। आपने कुछ चीज बनाई, अपने मन से बनाई, आपको अच्छी लगी, बात खत्म हो गई। दूसरा कोई खा रहा है, उसको अच्छी लग रही है, दे दो, नहीं लग रही आपको अच्छी लग रही है, आप खाओ, आपने मेहनत करी है, अपने लिए करी है। सबसे बड़ी बात ये, हमने बेस्ट कुक का अवार्ड पाने के लिए वो रेसिपी ट्राई की थी क्या, या इसलिए ट्राई की थी क्या मेरे पति और मेरे बच्चे खाएंगे और मेरे तारीफों के गुण करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। हमने वो रेसिपी ट्राई की थी क्योंकि हमारा मन किया था और हमारे हिसाब से अच्छी बन गई, हमने खा ली, हमें अच्छा लग गया, दूसरे को अच्छी लग गई, प्लस पॉइंट है। नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, अगली बार से इतनी बनाओ जितनी आप खुद खा लो। ठीक है जी, बस इतनी सोचने की बात होती है, आप सॉर्टेड। अगला आता है जी आपके लुक्स की कभी तारीफ नहीं करते, तो पूछना ही क्यों है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बहुतों को देखा है, बहुतों को, मतलब मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ सुन के, सोच के। तैयार हो जाएंगे फिर पूछेंगे मैं कैसी लग रही हूँ। अरे सामने शीशा है, पहले आप खुद देख लो ना आप कैसे लग रहे हो। और मान लो आपको तो आप लग रहे हो बहुत बढ़िया, सामने वाले ने एकदम ऐसे लापरवाही से कह दिया, कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड नहीं कोई और भी, यार नहीं अच्छी नहीं लग रही। अब आप एंटर मूवमेंट, ड्रेस, मेकअप या कुछ भी आप चेंज तो कर नहीं पाओगे, हो सकता है कर लो लेकिन ज्यादातर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या हो गया, उसके यूं यूं करने से आपका कॉन्फिडेंस हो गया लो, और जहां आप जा रहे हो ना, जितना बढ़िया आप इंजॉय कर लेते वो कर नहीं पाओगे। तो पूछना ही क्यों है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। अरे पहनने से पहले आपने नहीं देखी आपकी ड्रेस कैसी है कैसी नहीं है, जाने से पहले आपने ट्राई नहीं की कैसी है कैसी नहीं है, अच्छी लगी तभी आप लाए, आप पहन के आप अपने हिसाब से पिच परफेक्ट तैयार हो गए। लेकिन नहीं, दूसरे का अप्रूवल आपको जरूर चाहिए, और उसने किसी वजह से समझ में नहीं आया, या मान लीजिए उसका काम ही यही है आपको नेगेटिव वो देना, वाइब्स,
आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना, वो आपके अच्छे लगते लगते भी कह दे नहीं अच्छी लग रही, फिर क्या? तो मेरे हिसाब से तो ये पूछना ही फिजूल है। मुझे लगता है कि ये तारीफ पाने का एक वो होता होगा कि मैं पूछूं और वो कहें कि हाँ अच्छी लग रही हो। कह दिया तो बहुत बढ़िया, और नहीं कहा तो जो मूड स्पॉइल होगा उसका क्या? तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ कि भाई तैयार हो, तैयार हो, अपने आप को क्रिटिकली देख लो, खुशी में मत फूले मत कमाओ कि बस देख तो मतलब देखने में हम अच्छे नहीं लग रहे, या कुछ चीप लग रहा है, या वल्गर लग रहा है, जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा, और हम चल दिए सोच के कि हम हीरोइन बन रहे हैं। नहीं, क्रिटिकली अपने आप को शीशे में देख लो कि अच्छे लग रहे हो ना आप खुद, और जब आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद किसी से मत पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ। बिंदास जाओ और एंजॉय करो, बात खत्म। नहीं चाहिए किसी की अप्रूवल, नहीं चाहिए किसी की तारीफ, वो निगेटिविटी का पॉइंट ही खत्म हो गया। तीसरी चीज आती है जी, जब घूमने वाली हमारी ट्रिप गई थी कि हमारे तो हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मैं मानती हूँ बिना हस्बैंड के आप कहीं लंबी ट्रिप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बच्चों को लो, शहर के भीतर तो घुमा ही सकते हो। आप अकेले निकल जाओ घुमाने, दूसरा कोई नहीं कर रहा, उसकी कमी ठीक है, लेकिन हम उस कमी को रोते 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 अपनी लाइफ भी नहीं जी रहे। ये कमी हमारी है, ये उसकी नहीं है। अगर वो आपको नहीं लेके जा रहे तो आप ध्यान से सोचो कि आप अपने बच्चों को लेके कहाँ जा सकते हो अपने दम पे, आप जाओ लेके। वरना बच्चों को क्या लगेगा कि भाई पापा तो ले ही नहीं गए तो मम्मी कौन सा ले गई। आप कोई बच्ची थोड़ा ही हो कि उन्हें लेके कहीं जा नहीं सकती। आप निकलो, धीरे धीरे हो सकता है उन्हें लगेगा कि यार बच्चों के साथ देख खुद अकेली निकल गई, चलो मैं भी चल पड़ता हूँ, काम कर जाती है कई बार ये चीज। ये ट्राई कर सकते हो आप। अच्छा, एक और आता है जी मुद्दा जी, वो अपने घर वालों की साइड लेते हैं। क्यों ना ले साइड, बेटा है उनका। अब आता है जी हम भी तो पत्नी है। अरे ठीक है तुम पत्नी हो, अब आई हो पत्नी बन के, तो कुछ की किस्मत ऐसी होती है, वो होते हैं पत्नी भक्त, आते ही अपनी पत्नी की साइड लेना शुरू कर देते हैं। और जिन्होंने माँ बाप ने जन्म भर लेके पाला, सडनली उनसे जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, ये बैलेंस बनाने के चक्कर में आ जाते हैं लड़के कई बार, अब कुछ एक, लेकिन वो परमानेंट मैंने देखा होता नहीं है। इवेंचुअली ना तो अच्छे बेटे बन पाते ना अच्छे पति, ये हो जाता है। लेकिन अगर आप आई हैं अभी अभी शादी करके उनकी लाइफ में, और वो पिछले इतने सालों से अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि देखा कल की आई हुई इसके पीछे पड़ गया, हमारे को छोड़ दिया, ये वो ये वाली बात आ जाती है। ठीक है वो ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज है गुस्सा कब आता है, जब हम सही हैं और उनके घर वाले गलत हैं, तब भी वो साइड ले रहे हैं। तब आप कैडे हो जाओ कि भैया ले लो तुम साइड, ठीक है ना। इतने स्ट्रांग बनो कि आपको जरूरत ही ना पड़े कि कोई मेरी साइड आके खड़ा हो। होने दो उन्हें एक साइड सारों को। अगर आपकी अपनी बात ठीक है तो ठीक है, अड़े रहो उस पर अकेले, मत लेने दो साइड। एक बार होगा दो बार होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर इसकी बात सही है तो ये अड़ी रहती है, ये नहीं देखती कि मेरे साथ कोई है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है जी, नहीं और झुकने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, मत लेने दो साइड उन्हें आपकी, आप अकेले ही खड़े रहो, फिर इतने मजबूत बन जाओ। लेकिन ये रोना रोना कि जी मेरी साइड नहीं लेते मेरी साइड नहीं लेते, कमजोर होंगे ना अगर आप खुद, वो अपने परिवार छोड़ के आपकी साइड ले भी लेगा तो भी आपकी कोई साइड नहीं बचेगी, क्योंकि आपका ही कुछ नहीं पता आप कब तक उस चीज पे टिके हुए हो, कब टूट जाओगे। और अगर आप स्ट्रांग हो तो आप अकेले भी अड़े रहोगे, उसमें आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो मुद्दा यहाँ पे सारा अपना दिमागी जो वो है ना मजबूत रखने का है। मेंटली आपको कितना स्ट्रांग हो ना आप, आपको किसी के सपोर्ट की फिर जरूरत महसूस ही नहीं होती, चाहे आप ससुराल में हो चाहे मैके में हो। एक चीज ये हो गई। एक आता है जी बहुत कॉमन, मेरे माता पिता की इज्जत नहीं करते, नहीं करते नहीं करते, जबरदस्ती किसी से इज्जत करवा लोगे। अगर वो आपके माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, वो उनके संस्कार हैं, जो उन्होंने सीखा वो कर रहे हैं, बदले में आप उनके माँ बाप की इज्जत कर रही हो, ये बदला नहीं है। आप उनके माँ बाप की इज्जत कर रही हो, ये आपके संस्कार हैं। आपका मन करता बराबरी करने का, वो आपके पेरेंट्स की नहीं कर रहे, आप उनके मत करो, लड़ते रहो आपस में। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उनके पेरेंट्स के साथ आपको रहना पूरा दिन पूरी लाइफ, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ रह रहे हैं तो आप कितना ही उन्हें मतलब इल ट्रीट कर दोगे। एक लिमिट होती है ना कि घर में रह रहे हो तो ढंग से ही रहने में मजा आता है। अब आपके हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं वहां पे मिलने के लिए बीच कुछ में, और तब भी वो मेहमानदारी दिखा रहे हैं या कुछ है, तो जस्ट लीव इट, ले जाना ही बंद कर दो, छोड़ो। जो आदमी आपके माँ बाप की इज्जत ही नहीं कर रहा और जब जा रहा है उनके लिए सिरदर्दी क्रिएट कर रहा है, तो क्यों क्या जरूरत पड़ी है उन्हें भिड़ाने की। आप उनके घर आ गई शादी करके,
ठीक है, आप अपने माँ बाप से मतलब रखो, जितना आपसे बन पड़े करो, और जब उन्हें जरूरत हो तब पहुंचो। तब ये प्रेशर में मत आओ कि भाई सब यहाँ ये काम है या कुछ और है। ये उम्मीद मत रखो कि ये भी मेरे माँ बाप के साथ उतनी मेहनत करेंगे जितनी मैं कर रही हूँ। कहने सुनने को बातें कुछ भी होती ना, रियल में ऐसा होता कुछ नहीं है। तो कुछ एक हैं जो अपने माँ बाप जितना सम्मान सास ससुर को भी दे देते हैं, लेकिन यूजुअली इतना ऐसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो ये उम्मीद ही क्यों करनी है। हमारे माँ बाप अपनी जगह सेट हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। बेटी ब्याह दी उन्होंने, ये सोच के ब्याही है कि अपने घर जाके खुश रहेगी। ये सोच के कोई नहीं ब्याहता कि ये हमारी आके दाल रोटी पोएगी आके, या रोज आके हमारे से हमारे हालचाल पूछेगी। दिक्कत वहां आती है जहाँ भाई भाभी ना हो और माँ बाप अकेले हो। वहां पर आपको शादी के टाइम पे ही सोच समझ के ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जो आपको आपके माँ बाप को सपोर्ट करने से ना रोके और उल्टा उनके साथ मतलब सपोर्टिव रहे। वहां पर रिस्क लेना बहुत गलत हो जाता है। अदरवाइज सभी माँ बाप इतने कैपेबल होते हैं, वो आप अपना ध्यान रख लेंगे, आप अपनी गृहस्थी संभालो, आप खुश रहेंगी वो भी खुश रहेंगे। तो इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है जी मेरे माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करता। आप करो अपने माँ बाप की इज्जत, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। करता है ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। कहने से कोई नहीं करता, ये बात आप याद रखोगे ना, तो फिर मन ही नहीं करेगा कहने को, कि उसका मन होगा वो खुद इज्जत करेगा। एक आता है जी जो ड्रिंक व्रिंक वाला, देखो वहां के मेरा दिमाग हो जाता है हैंग। मुझे नहीं समझ में आता है कि ड्रिंक करने वाले आदमी को आप कैसे ट्रीट करो, क्योंकि उन्हें कुछ भी कह लो। बचपन में मेरे घर में रहे हैं ऐसे लोग, उन्हें आप कुछ भी कह लो, कैसे ही कर लो, वो नहीं सुधरते। ठीक है, उन्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल होता है, ना बच्चों के फ्यूचर का, किसी चीज का नहीं होता। तो मुझे नहीं पता उन्हें कैसे डील करना है। तो अगर आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और वो करते हैं तो भाई मेरी सिंपैथी है सिर्फ आपके साथ, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे हैंडल करना है। लेकिन अदरवाइज अगर ये है कि घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाते, लापरवाह हैं, तो आप चाहो ना चाहो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है बच्चों के प्रति, घर के प्रति। कहीं ना कहीं यहाँ आके आपको स्टैंड लेना होगा। ये कहने से या रोने भर से काम नहीं चलेगा कि जी मेरे हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाते। यहाँ आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं उठा रहे तो आपको खुद को इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि आप उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लो। उसके लिए फिर आपको जो भी करना पड़े आप करो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो जो भी आपकी स्किल है, जो भी, उसको आप डेवलप करो, और इस हद तक डेवलप करो कि उससे आप अर्न कर सको, ताकि आपके हस्बैंड अगर जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे तो कम से कम आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सको। यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक लाइन काम कर सकती है कि जिनके हस्बैंड बीच राह में जीवन में ही साथ छोड़ जाते हैं, ऊपर वाले का ही बुलावा आ जाता है, वो भी तो किसी ना किसी तरह अपने बच्चे पालती है ना। तो आपके हस्बैंड भले थोड़ी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, लेकिन बाय गॉड ग्रेस वो हैं। तो ना होने से हैं, इतना तो है ही ना। लेकिन अपनी कमर उसी हिसाब से टाइट कर लो कि ये नहीं होते तब भी तो मैं कुछ करती, बस तब आपको हिम्मत मिल जाएगी। और जिम्मेदारियां नहीं उठाने वाले हस्बैंड का रोना छोड़ के खुद जिम्मेदारियां उठा लो। तो यहाँ पर ये है कि हस्बैंड की जो मेन कमियां होती है ना, जितनी भी, मुझे लगता है मैंने कवर कर ली। और कुछ नहीं है, अगर मैं सम अप करूं, सिर्फ एक माइंडसेट है कि हम हमेशा दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। अगर हम दूसरे को जैसा है वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये तो ऐसा ही है, अब क्या, तो फिर हमें उससे आगे के रास्ते अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। और मेन बात यह है, जो खुद मजबूत होता है ना, वो दूसरे से ना उम्मीद रखता है, ना उसमें उसकी कमियां ढूंढता है कि इसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया। वो सिर्फ अपने में मतलब रखता है कि मैं क्या कर रहा हूं और आगे मुझे क्या करना है। लेकिन जब हम खुद कहीं आने जाने लायक नहीं होते, खुद कमा नहीं रहे, या फिर हम खुद मतलब कहीं ना कहीं चूक रहे हैं अपने ड्यूटीज को निभाने में, तो हमें दूसरे में फिर कमियां नजर आती है कि मैं तो कर लेती, इसकी वजह से नहीं कर पाई, मैं तो कर लेती, ये नहीं करके दिया। समझ रहे हो? तो अपने आप में इतना इम्प्रूव करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोगों की मदद आप कर सको, लोगों को सपोर्ट आप कर सको, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत ना ही पड़े। वो सबसे बेस्ट फेज होता है हमारी पर्सनैलिटी का। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको कुछ क्लियर हुए होंगे। और ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अब बच्चों के यूनिट टेस्ट शुरू हो चुके हैं, कल से हैं, और आज से मेरी प्रिपरेशन जो है, मतलब आज से मैं इनके साथ बिजी हो जाऊंगी। अभी बज रहा है 2:30, तो ये वीडियो तो आपको मिलेगी कल। बाकी
इसकी एडिटिंग वगैरह मैं रात को करूंगी। अब मैं लेके बैठूंगी बच्चों को। फिलहाल यही व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।